क्वांटम नंबर के थर्ड कंटेंट में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्सेप्शनल केसेस एंड वेव फंक्शन। तो देखिए टॉपिक का नाम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस, एक्सेप्शनल केसेस एंड वेव फंक्शन। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन से। आयन आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को हम कैटायन बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले आयन को हम एनायन बोलते हैं। तो यहां पर हम कैटायन एंड एनायन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो देखिए ए बी सी डी ई हमारे पास 5 केस हैं, इन्हीं की हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। स्टार्ट करते हैं Mn से। हमने Mn2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो Mn2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले हम न्यूट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। न्यूट्रल एटम मतलब मैंगनीज की करेंगे, फिर मैंगनीज के आयन की करेंगे, ठीक है। तो मैंगनीज का नंबर 25 होता है एटॉमिक नंबर, और 25 के लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन पता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। मैंने 3p6 के बाद 4s2 क्यों बोला है? क्योंकि पहले 4s फील्ड होता है, फिर 3d5 फील्ड होता है। तो आपने इसको इस तरह से पढ़ना है 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18, 18 के बाद 20, फिर 25। अच्छा, इसको लिखने का दूसरा तरीका भी होता है, और वो तरीका क्या है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से। अगर हम यहां से लेकर यहां तक के इलेक्ट्रॉन काउंट कर लें तो टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे 18 हो जाते हैं। 2 + 2 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18। इस 18 को हम आर्गन बोलते हैं। आर्गन आप जानते हैं नोबल गैस होती है। तो आर्गन के ऊपर हमने लगा दिया 18। इसके बाद जो भी बचा वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 3d5 4s2। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ आ रहा है। अब बताइए, अब हमने क्या करना है? मैग्नीज 2+ की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आप कहां से निकालेंगे? 4s में से, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन आप 4s में से निकालेंगे तो यहां से हम 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन क्यों निकाले? क्योंकि Mn के ऊपर 2+ है। 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुके हैं, लॉस हो चुके हैं। तो जैसे ही हमने यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले 3d5 आ गया। तो ये Mn2+ की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी Ar18 3d5। बहुत सिंपल हो गया। अब कोबाल्ट की बात करते हैं। कोबाल्ट का यहां पर 3+ है तो 27, तो यहां तक आर्गन हो जाएगा 18, 18 + 2 20, 20 + 7 27, ठीक है। बहुत सिंपल। तो ये कोबाल्ट की कॉन्फ़िगरेशन हो गई नोबल गैस की हेल्प से, Ar18 3d7 4s2। अब बताइए हमने कितने इलेक्ट्रॉन निकालने? 3। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन निकालेगा? 4s। ये 2 इलेक्ट्रॉन हम निकाल लेंगे। फिर बचा एक और, यहां पर 3+ है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो 2 यहां से निकालेंगे, एक यहां से निकालेंगे। पहले इलेक्ट्रॉन कौन निकालेगा? 4s, फिर निकालेगा 3d। 4s की एनर्जी कम, 3d की एनर्जी ज्यादा, तो पहले 4s इलेक्ट्रॉन निकालेगा, फिर 3d निकालेगा। तो 2 यहां से, एक यहां से, तो यहां पर 3d6 हो गया। वो आपकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी Ar18 3d6। वेरी सिंपल। अब बात करते हैं Ni2+ की। तो सबसे पहले हम निकल की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। निकल का नंबर 28 होता है, तो सिंपल यहां तक 18 हो जाएगा। 18 + 2 20, 20 + 8 28। पहले 4s फील्ड होता है, फिर 3d फील्ड होता है, ठीक है। अब बताइए हमने करना निकल 2+ का कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां से हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। ये निकल गया 2 इलेक्ट्रॉन, बचा 3d8, ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अगर आपने निकल 3+ का करना है तो एक और इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा, 3d7 आ जाएगा। इस तरह से बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले 3 की कंप्लीट हो गई, Mn2+ की, CO3+ की, Ni2+ की, ठीक है। कई बच्चे बोलते हैं अगर इनमें माइनस चार्ज आ गया तो क्या होगा? मैंगनीज, कोबाल्ट, निकल ये सारे मेटल हैं, और मेटल आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इनमें से किसी में भी नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। नेगेटिव चार्ज होता है नॉन मेटल के पास। ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये हमारे इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम्स होते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में O2- की कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा, P3- की कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा। अब हमने एनायन की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। कोई भी एनायन कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो यहां पर हम इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं O2- की कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले न्यूट्रल एटम की करेंगे, ऑक्सीजन की। 8 इसका नंबर होता है, 1s2 2s2 2p4। अब बताइए, अब हमने यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कराने हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कैसे होंगे?
जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे तभी O2 माइनस बनेगा। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, ये भी कंप्लीट हो चुका है। P कंप्लीट नहीं हुआ है। P कंप्लीट कब होता है? जब उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। P के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से बच्चों O2 माइनस की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां गेन होंगे? 2p में। 2p4 2p6 बन जाएगा। 1s2 2s2 2p6 2 + 2 4 4 + 6 10। तो ये नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए स्टेबल हो जाएगा, नियॉन बन जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और अच्छा दिखेगा कि भैया नोबल गैस बन चुका है, स्टेबल हो चुका है। कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस क्यों करता है? ताकि वो स्टेबल हो जाए। फास्फोरस 15 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो यहां तक हमारा 15 हो गया। 2 + 2 4 4 + 6 10 10 + 2 12 12 + 3 15। अब बताइए कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने? 3। कौन गेन करेगा? P। तो यहां पर आपने 3 इलेक्ट्रॉन गेन करा देने हैं, तो ये 3p6 हो जाएगा। वेरी सिंपल। तो बताइए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18। 2 + 2 4 4 + 6 10 10 + 2 12 12 + 6 18। Ar 18 हो जाएगा, ये आर्गन बन जाएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करते ही फास्फोरस स्टेबल हो गया, आर्गन बन गया, हैप्पी हो गया, नोबल गैस बन गया, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। इस तरह से बच्चों कैटायन एनायन की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अब हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्सेप्शनल केसेस। 2 एक्सेप्शनल केसेस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, एक क्रोमियम और दूसरा कॉपर। क्रोमियम एंड कॉपर में कंसेप्ट अप्लाई होता है, किसका? हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी एंड फुल फिल्ड स्टेबिलिटी। चलिए देखते हैं क्या है। हम डी का एग्जांपल लेते हैं। डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं। डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं। जब डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो क्या बोलेंगे? फुल फिल्ड स्टेबिलिटी। और इसके आधे आ जाएंगे तो क्या कहेंगे? हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी। अब यहां स्टेबिलिटी कैसे आई? इसके लिए हम सिमेट्री का एग्जांपल लेंगे। सिमेट्री का मतलब इक्वलिटी। देखिए जब डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो सभी ऑर्बिटल्स को इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड हो जाएंगे, 2 2 2 2 2। सब जानते हैं डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो हर एक ऑर्बिटल को 2-2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। इक्वलिटी आ गई, सिमेट्री आ गई। जब डी में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो सभी ऑर्बिटल्स को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो यहां भी सिमेट्री आ गई, इक्वलिटी आ गई। जहां भी सिमेट्री आती है वहां स्टेबिलिटी आ जाती है। यही बच्चों हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी, फुल फिल्ड स्टेबिलिटी। अब कॉपर एंड क्रोमियम से इस कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। ठीक है, कॉपर का नंबर 25 एटॉमिक नंबर। तो बताइए Ar18 + 20 + 29। सिंपल। अब डी में कितने इलेक्ट्रॉन? 9। और यहां डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, फुल फिल्ड स्टेबिलिटी। अब कॉपर का मन करेगा वो फुल फिल्ड स्टेबिलिटी अचीव कर ले, तो कॉपर क्या करेगा? यहां से s का एक इलेक्ट्रॉन डी में ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे ही s का एक इलेक्ट्रॉन डी में ट्रांसफर हो जाएगा 4s बन जाएगा 1 और d बन जाएगा 10। देखिए डी में क्या आ गई? फुल फिल्ड स्टेबिलिटी आ गई। अगर एग्जाम में आपको कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आएगा, ऊपर वाली नहीं कीजिएगा, ये वाली कीजिएगा, जहां से एक इलेक्ट्रॉन डी में आ गया और डी फुल फील्ड स्टेबल हो गया। कितना इंटरेस्टिंग है। अब क्रोमियम का देखिए कितना नंबर? 24। 18 + 2 20 + 4 24। सब जानते हैं पहले 4s फील्ड होता है फिर डी फील्ड होता है। अब बताइए डी में कितने? 4। यहां पर क्या है? हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। कब? जब डी में 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हो जाएगा, 4s1 बन जाएगा और 3d5 बन जाएगा। इस तरह से बच्चों क्रोमियम के डी ऑर्बिटल में हाफ फील्ड स्टेबिलिटी आ गई। इस तरह से आपको एग्जाम में कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन ये वाली करनी है, क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन ये वाली करनी है। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल केसेस हैं। अब हम पढ़ेंगे वेव फंक्शन के बारे में। वेव फंक्शन को साई से डिनोट किया जाता है। साई एक मैथमेटिकल फंक्शन है, जैसे साइन, कॉस, टेन, ये सब मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं। उसी तरह साई भी एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो इलेक्ट्रॉन जैसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के बिहेवियर के बारे में बताएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या है, इन सब चीजों के बारे में। तो देखिए क्या लिखा है। इट डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन
इट्स पोजीशन एंड मोशन एट ए गिवन टाइम। अगर हम साई का स्क्वायर कर दें तो उसका नाम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हो जाता है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी पार्टिकल के लिए अगर साई स्क्वायर का मैग्नीट्यूड हाई आ जाता है तो उस पॉइंट पर उस पार्टिकल के मिलने की संभावना ज्यादा हो जाती है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी पार्टिकल के लिए साई स्क्वायर का मैग्नीट्यूड कम आ जाता है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उस पार्टिकल के मिलने की संभावना कम हो जाती है। तभी नाम पड़ा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी का मतलब संभावना, डेंसिटी का मतलब कि कितना ज्यादा उसके मिलने की संभावना है। जैसे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कितनी है, यह हमें साई स्क्वायर बताएगा। इस तरह से बच्चों वेव फंक्शन क्या करता है, वेव फंक्शन साई होता है, साई का स्क्वायर क्या होता है, ये सब हमने पढ़ लिया। एक और कंटेंट लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।